student, today we start a new chapter, that is the arithmetic progression. अब आपको ये लग रहा होगा कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, इसका डेली लाइफ में क्या यूज़ है. तो यहाँ से ये जो कॉन्सेप्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ये जो प्रोग्रेशन है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रेशन जो आगे आप पढ़ेंगे, अभी हम लोग केवल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे बात करेंगे. ये जो प्रोग्रेशन है ये पैटर्न से रिलेटेड है कहीं ना कहीं. हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारे सामने आती हैं जिनमें कहीं ना कहीं कोई एक डेफिनेट पैटर्न हमको देखने को मिलता है, और उस पैटर्न को देख के हम कई बार आने वाले अपकमिंग पार्ट को एज्यूम कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं. अब ये पैटर्न है क्या, हम पहले इन पैटर्न के बारे में थोड़ा डिस्कस करें और फिर कैसे हम अपकमिंग पार्ट को गेस कर सकते हैं. देखिए ये जो पैटर्न है हमारी डेली लाइफ में, एक पैटर्न आपको देखने को मिलता है कि जब आप स्कूल जाते हैं और असेंबली के लिए जाते हैं तो कैसे जाते हैं, एक लाइन से जाते हैं, और वो लाइन में भी एक रूल ये होता है कि अकॉर्डिंग टू हाइट. लाइन में असेंबली के लिए जो लाइन है उसमें जिसमें स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू हाइट खड़े होते हैं, ठीक है ना. सेकंड पैटर्न आपने क्या देखा होगा, क्लास में बैठने का. कई बार कुछ क्लासेस ऐसे स्टेयर्स के फॉर्म में डिजाइन होते हैं हाइट वाइज, तो जब आप बैठते हैं वो भी एक पैटर्न है. थर्ड पैटर्न आपने घरों में देखा होगा, स्टेयर या लैडर. इसमें भी एक पैटर्न आपको देखने को मिलता है. यदि हम साइंस में आ जाएं तो प्रोपगेशन ऑफ साउंड, प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स, रेरफैक्शन एंड कंडेंसेशन. रेरफैक्शन, कंडेंसेशन, इस तरीके से हमारी जो साउंड वेव्स हैं वो मीडियम में ट्रेवल करते हैं, ये भी एक पैटर्न. फोर्थ आपने देखा होगा कि स्टिल वाटर में ड्रॉप, जब आप ड्रॉपिंग एन ऑब्जेक्ट इन स्टिल वाटर, ये भी एक पैटर्न है. जब आप स्टिल वाटर में कोई भी स्टोन या कोई चीज ड्रॉप करेंगे तो क्या होता है, उसमें एक सर्कुलर वेव्स बनते हैं, और ये सर्कल्स जो हैं धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना. तो ये भी एक पैटर्न है, ये पैटर्न आपको देखने को मिलता है. अब और भी आप देखें, इंटरेस्ट, जो आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हमारे डेली लाइफ में आते हैं जो एक पैटर्न को बताते हैं. ये पैटर्न देख के कई बार हम लोग आने वाले जो टर्म है, आने वाली कंडीशन है, उसको हम फाइंड कर सकते हैं, गैस कर सकते हैं. अब इन पैटर्न को थोड़ा सा हम लोग एक और भी डिटेल में चर्चा करें. असेंबली की जो लाइन है उसमें स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू हाइट खड़े होते हैं, ठीक है ना. लेकिन मान लीजिए जहां पर दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट सेम है, तो वो एक साथ आगे पीछे खड़े होंगे. इसमें आने वाले अपकमिंग जो स्टूडेंट है, ये हम बता सकते हैं कि इसकी हाइट, जो आने वाला हाइट स्टूडेंट है, उसकी हाइट इससे थोड़ा ज्यादा होगी, इक्वल भी हो सकती है, ठीक है ना. माने हम एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना. तो ये पैटर्न तो है, लेकिन ये कोई ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं है कि हम एग्जैक्ट कैलकुलेट कर पाए अपकमिंग टर्म को, अपकमिंग कंडीशन स्टेज को. लेकिन स्टेयर और लैडर को हम देखें तो स्टेयर कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है. यदि हम इसको थोड़ा सा ध्यान दें, ये मान लीजिए ये फर्स्ट स्टेप है, तो ये जो इनकी जो हाइट्स है ये फिक्स होती है, सभी में एक जैसी हाइट को लेकर ये स्टेयर्स डिजाइन किए जाते हैं.
ठीक है। अब यहां पर हर एक स्टेप के बाद आप फ्लोर से कितनी हाइट पर होंगे ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो हाइट है ये फिक्स है। सपोज ये x सेंटीमीटर हाइट का है या इंचेस है, जो भी आपने मेजरमेंट लिया है, तो फर्स्ट स्टेप के बाद आप कितनी हाइट पर आ जाएंगे? फ्लोर से x हाइट पर आ जाएंगे। जैसे ही आप सेकेंड स्टेप पर पहुंचेंगे यहां पर, तो ग्राउंड से आप, फ्लोर से आप 2x हाइट पर पहुंच जाएंगे। थर्ड स्टेयर पर जब आप आएंगे यहां पर, तो यहां से इसकी जो हाइट होगी 3x होगी। माने यहां पर एक डेफिनेट पैटर्न मिल रहा है। यदि आप फोर्थ स्टेयर पर जाएंगे तो अब आप बता सकते हैं कि फ्लोर से आपकी हाइट जो है वो 4x हाइट होगी। तो यहां एक पर्टिकुलर पैटर्न मिल रहा है। लैडर में भी वही है कि लैडर में ये जो फुट स्टेप है ये इक्वल डिस्टेंसेस पर होते हैं। तो आप मान लीजिए x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, तो आप हर एक उस पे जाके आपको पता चल जाएगा कि आप कितनी हाइट पर। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स, रेयरफैक्शन, कंडेंसेशन, रेयरफैक्शन, कंडेंसेशन, इस तरीके से ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ड्रॉपिंग इन ऑब्जेक्ट इन स्टिल वाटर, तो आपको ये सर्कुलर वेव्स इस तरीके से ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये सर्कल्स मिलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में एक जब आपने कैलकुलेट किए होंगे इन क्वेश्चंस को, एवरी ईयर अ फिक्स अमाउंट विल बी एडेड एज अ इंटरेस्ट। तो ये फिक्स होता है। ये कैसा होता है? फिक्स होता है। फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट 50 रुपीज आया है, तो आफ्टर 2 ईयर वो 100 हो जाएगा, आफ्टर 3 ईयर 150 हो जाएगा। तो ये जो अमाउंट है से इंटरेस्ट का जो वैल्यू है वो सेम होता है सिंपल इंटरेस्ट में। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में वी गेट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो ये हर एक एवरी ईयर इट विल इंक्रीज, इट विल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो जो वैल्यू है इंटरेस्ट की वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। तो ये कुछ पैटर्न हमने अपने डेली लाइफ में देखे हैं। अब इनमें से इसका हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्या रिलेशन है? तो पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पहले एक वर्ड आता है सीक्वेंस। सीक्वेंस नॉर्मली हमारे नंबर्स में, क्योंकि मैथमेटिक्स की जब हम बात करेंगे तो वहां नंबर्स के टर्म्स में हमको डील करना पड़ेगा। सीक्वेंस इज अ डेफिनेट पैटर्न इन विच द अपकमिंग नंबर और द नंबर्स आर फॉलो अ पर्टिकुलर रूल। किसी एक रूल से वो फिक्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर अब आपको किसमें एक रूल दिख रहा है? यहां तो आप कह रहे हैं सभी में रूल दिख रहा है, लेकिन आप एग्जैक्ट, जैसे इसमें केवल एक सिंपल रूल है, लेकिन उसमें आप अपकमिंग टर्म को फाइंड नहीं कर सकते कि नेक्स्ट स्टूडेंट जो होगा उसकी हाइट क्या होगी, है ना, फिक्स नहीं होगी। लेकिन सेकंड स्टेयर और लैडर वाले केस में आपको मालूम है कि फर्स्ट स्टेप पर आपकी हाइट क्या होगी, सेकंड पर क्या होगी, थर्ड पर क्या होगी, तो ये फिक्स है ना। तो यहाँ ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये सारे फिक्स रूल से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको हम सीक्वेंस कह सकते हैं। ओके, नाउ इन सीक्वेंस में भी नंबर्स में यदि आप देखें तो जैसे नंबर्स का हम एक एग्जाम्पल लें कि सीरीज ऑफ नंबर्स विच आर नोन एज सीक्वेंस 1 2 3 4, ये एक पैटर्न हो गया, एक सीक्वेंस हो गया, क्योंकि हर एक नंबर जो है प्रीवियस टर्म से 1 मोर एक ज्यादा है। यदि हम ऐसा लिखें 2 4 8 16, ये भी एक सीक्वेंस है, क्योंकि यहां पर एवरी आपका नेक्स्ट टर्म, सक्सेसिव टर्म इज ट्वाइस ऑफ इट्स प्रीवियस टर्म। देखिए यहां पर +1 है, यहां ट्वाइस है, 2 टाइम्स, है ना। यहाँ ऐड करने पर ऐसा भी हो सकता है 25 24 23 लाइक दिस, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में एंड डिफरेंस इज 1, तो ये डिफरेंस कम ज्यादा भी हो सकता है, इनटू करके भी आप निकाल सकते हैं। एक पैटर्न ये भी हो सकता है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर
इस तरीके से ये पैटर्न हो सकता है, ये सीक्वेंस है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये सीक्वेंस के एग्जाम्पल है। ओके, तो पैटर्न से सीक्वेंस। नाउ वी कम टू द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी क्या होगा, अब आपको एक गेस तो हो गया होगा कि इट्स अ काइंड ऑफ अ सीक्वेंस, एक कोई सीक्वेंस है, ठीक है ना। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो सीक्वेंस होता है उसमें जो सक्सेसिव टर्म है, इट इज कमिंग बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू इट्स प्रीवियस टर्म। जैसे यहां पर, अब यहां आप देख रहे हैं ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट वैल्यू है, एक्सेप्ट फर्स्ट वैल्यू के लिए कोई किसी में ऐड करके नहीं आएगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट समझ लीजिए इसको आप। तो ये फर्स्ट टर्म है। अब इसमें हमने +1 कर दिया तो 2 आ गया। अब +1 इज द फिक्स नंबर। अब हम फिक्स नंबर क्या है 1 को हम क्या करना है, ऐड कर रहे हैं। तो 1 + 1 gives 2 + 1 gives the next term, successive term। 3 + 1, यहां पर ये देखिए इनमें क्या हो रहा है, ये +1 हो रहा है, यहां भी +1 आ रहा है, यहां भी +1 आ रहा है। ओके, तो ये कैसा प्रोग्रेशन हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अ प्रोग्रेशन in which the series of number, progression is a series of number in which the successive term is obtained by adding a fixed number to its previous or preceding number except the first term को छोड़ के किसी भी आने वाली टर्म में एक फिक्स नंबर। अब ये जो +1 है ये फिक्स नंबर हो गया, जिसको ऐड करने पर हम नेक्स्ट टर्म को फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज एन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एपी लिखते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहां पर हम उसी रूल को देखें, 2 + 2, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि +2 करने पर आ गया तो ये 2 + 2 तो आ गया, लेकिन क्या 4 + 2 यहाँ 6 होना चाहिए था, 8 आ गया। तो अब यहाँ +4 करने पर आ रहा है, यहां पर +8 करने पर आ रहा है। तो क्या ये फिक्स नंबर है जो ऐड करने पर आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ये नॉट एन एपी, ये एपी नहीं होगा। ठीक, यहां पर देखिए ये जो थर्ड हमने एग्जांपल लिया है 25, द नेक्स्ट वैल्यू इज 24, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया। इसमें क्या किया हमने, -1 किया, एडिंग -1 यानी सेपरेट किया हमने। तो 25 - 1, फिर 24 से फिर -1 किया, तो ये सेम वैल्यू को -1 करने से आ रहा है। अब आप बोल रहे होंगे सर आपने तो कहा ऑन एडिंग, तो एडिंग में यदि हम इसको +(-1) लिखें तो अल्टीमेट ये क्या होगा, -1 ही होगा। तो ऑन एडिंग -1 माने ये जो फिक्स नंबर है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए देखें 2 2 2 2, ये एक सीरीज है, ये एपी होगा कि नहीं होगा, यस होगा। ठीक, ये एपी होगा। ये क्या, इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, 0 + 0 + 0, तो ये कांस्टेंट सीरीज है ना। तो अब आप शायद समझ गए होंगे कि एपी क्या है। एपी एक ऐसा सीरीज है, सीरीज ऑफ नंबर है जिसमें हम अपकमिंग टर्म माने सक्सेसिव टर्म अपने प्रीवियस टर्म में कुछ एक फिक्स नंबर ऐड करने से आता है। ये जो फिक्स नंबर है ये डिफरेंस कहलाता है ये, बट ये डिफरेंस कॉमन है इसलिए इसको हम कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं, जिसको हम आगे भी और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो मेरे ख्याल से ये आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आ गया होगा, पैटर्न, सीक्वेंस एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा मतलब इसमें हम ऐड कर दें, आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये क्या है, 2 4 8 6 16, यदि हम ऐड ना करके मल्टीप्लाई करें एक फिक्स नंबर से तो ये क्या होगा, ये एपी तो नहीं होगा लेकिन ये होगा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जिसको आप नेक्स्ट ईयर
11th में आपको ये है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, हम एक नंबर, फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने से हमको सक्सेसिव टर्म मिलती हैं। तो ये एपी, जीपी, एचपी, ये डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्रेशंस हैं जो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हम लोग बिगनर्स हैं, इसलिए हम केवल एक ही प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं, दैट इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। नाउ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, as we discussed earlier, arithmetic progression is a series of number in which the successive term is obtained by adding a fixed number। तो देखिए यहाँ पर fixed number to its preceding term except the first term। ये कुछ important terms हैं जो हमको याद रखना है। माने arithmetic progression में क्या होगा, एक fixed number होगा, first term होगा, और उससे हम ये सक्सेसिव टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। फर्स्ट टर्म आपको पहले लेना है। फर्स्ट टर्म मान लीजिए यहाँ 3 है और आपने फिक्स नंबर जो है उसको सेलेक्ट करना है, उसको चूज करना है। मान लीजिए ये -2 है, जो फिक्स नंबर है वो क्या है, हमने क्या लिया, -2। तो 3 प्लस ऑफ -2 कितना हो जाएगा, 1। 3 प्लस ऑफ -2 मीन्स 3 -2। 1 -2 that is -1। देन अगेन -1 एंड -2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 होगा। तो ये जो पैटर्न है, दिस इज एन एपी। ठीक, अब यहां हमने क्या किया हुआ है, जो फर्स्ट टर्म है उसको हमने सेलेक्ट किया है, हमने चूज किया है। ये जो फिक्स नंबर है इसको भी हमने सेलेक्ट किया हुआ है। तो हमें मालूम है कि जो सीक्वेंस, ये जो प्रोग्रेशन हमको मिलेगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही मिलेगा, क्योंकि हम फिक्स नंबर को प्रीवियस टर्म में ऐड करके नेक्स्ट सक्सेसिव टर्म को फाइंड कर रहे हैं। ओके, अब मान लीजिए क्या होगा कि पहले से कोई एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इज रिटन, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए, मान लीजिए यही एग्जांपल लिखा हुआ है 3 1 -1 -3। ये क्या है, एपी होगा कि नहीं होगा? ये यदि हमें चेक करना है तो हम क्या करेंगे? इसको चेक करने के लिए बहुत सिंपल सी बात है कि हम जो सक्सेसिव टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे। 1 -3, 1 से हमने क्या किया, 3 को माइनस किया, कितना आएगा, -2 आ गया। फिर हम इस -1 से 1 को माइनस कर दें तो -1 ऑफ -1 दैट इज -2। अगेन -3 से -1 को सब्ट्रैक्ट करें, what we get, -3 plus 1 that is -2। what we are getting, we are getting the same difference, है ना। अब यहां पर ये है क्या, ये इसको हम सेकेंड टर्म बोलेंगे, A2 बोलेंगे इसको, A2, ये A2 है, ये A1 है फर्स्ट टर्म, ये A3 है, ये A4 है। ये नोटेशन है, ऐसे नोटेशन आपको आगे मिलेंगे। तो ये फर्स्ट टर्म A2 माइनस A1 हो गया। फिर हमने क्या किया, A3 माइनस A2 किया। फिर हमने क्या किया, A4 माइनस A3 किया। तो ये हमको जो डिफरेंस मिला, इससे यदि ये सेम है, जो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस है, यदि ये इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोग्रेशन जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। ठीक है, तो हम ये चेक भी कर सकते हैं कि कोई भी सीक्वेंस जो पहले से लिखा हुआ है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। उसमें आपको ये जो सक्सेसिव टर्म्स है इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि हम सीक्वेंस कैसे बनाते कैसे हैं, जनरल फॉर्म में हम उसको कैसे लिखते हैं। तो जनरल फॉर्म में जैसे अभी हमने ये बनाया था, अब मान लीजिए लेट द फर्स्ट टर्म इज a, लेट द फर्स्ट टर्म इज a एंड द फिक्स नंबर, जो फिक्स नंबर है जिसको हम लोग डेफिनेशन में जो फिक्स नंबर है दैट इज नोन एज
कॉमन डिफरेंस, ये जो फिक्स नंबर है ये इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस इज डी। ये जो डिफरेंस आया था ये कॉमन डिफरेंस है, जिसको हमने अपनी डेफिनेशन में फिक्स नंबर कहा है। तो यदि हमारे पास फर्स्ट टर्म है और ये डिफरेंस हमको मालूम है तो हम ये एपी फॉर्म कर सकते हैं। अब यहां से यदि हमने एक जनरल टर्म ए लिया हुआ है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी लिया है तो एपी क्या हो जाएगा, देन एपी इज ए, ये फर्स्ट टर्म है, देन on adding d to this first term we get the second term a plus d, then adding again d to this term, so a plus d plus d, ओके इसमें हमने फिर d ऐड किया तो ये कितना हो गया, a plus 2d हो गया, then a plus 3d, a plus 4d। इस तरीके से आपको ये सीरीज मिलेगी जिसको हम बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर जो फर्दर अपकमिंग टर्म्स है ये अप टू इन्फिनिटी है, इनका कोई एंड अभी हमको दिख नहीं रहा है, क्योंकि जैसा हम लिखते जाएंगे हम इसको आगे लिखते जाएंगे, कहीं कोई एंड नहीं है। तो ऐसी प्रोग्रेशन को हम इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। लेकिन मान लीजिए ये कोई सर्टेन 10, 15, 20, 100 टर्म्स के बाद स्टॉप हो गया, जिसमें एक लास्ट टर्म डिफाइन हो जाता है, तो ऐसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। फाइनाइट माने जिसमें जो फिक्स हो, जिसके बारे में हम बता सकें, तो जिसके टर्म्स के बारे में हम बता सकते हैं वो फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। जिसके टर्म्स के बारे में इसमें कितनी टर्म्स से काउंट कीजिए तो एंडलेस है, सो इट इज इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जो जनरल फॉर्म कह सकते हैं इसको, जैसे अभी हम लोग क्वाड्रेटिक और लीनियर पेयर में पढ़ रहे थे जनरल फॉर्म, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक जनरल फॉर्म हो गया। अब जनरल फॉर्म में क्या क्या चीजें हैं देखिए, फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है, ये दो चीजें तो आपको दिख रही हैं यहाँ पर। फर्स्ट टर्म को हम नॉर्मली स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, कई बार इसको लिखने के लिए हमें ये a1 भी डिनोट करना होता है। a1 मीन्स फर्स्ट टर्म, a प्लस डी ये सेकेंड टर्म है, इसको हम लोग लिखेंगे a2, ये थर्ड टर्म है a3, ये फोर्थ टर्म है, इसको हम a4 से लिखेंगे। तो ये जो नोटेशन है ये आपको देखने को मिलेगा आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। a1, a2, a3, a4, a5। तो इसका जनरल टर्म क्या होगा, अभी मन में क्वेश्चन आता है कि इसका nth टर्म जनरल टर्म क्या होगा, an क्या होगा, an क्या होगा। तो यहाँ एक पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। कौन सा पैटर्न देखने को मिल रहा है, देखिए फर्स्ट टर्म में d नहीं है, माने इसको यदि हम d के बाकी सारे टर्म्स d के फॉर्म में लिखें, a और d के फॉर्म में, लेकिन फर्स्ट टर्म में d नहीं है, माने इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये 1 इसका है और ये 1 हमने -1 एक एडिशनल पार्ट लिया हुआ। क्यों लिया है ये अभी अपन देखते हैं। a2 में क्या है, a प्लस 1 इंटू डी, डी अकेला सिंगल है, 1 इंटू डी, और 1 इंटू डी को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2 माइनस 1, जो नंबर ऑफ टर्म है उससे एक कम, 1 लेस, जो d का कोफिशिएंट है वो 1 लेस देन द नंबर ऑफ टर्म। a2 2 है तो यहाँ 1 है। देखिए यहाँ a3 है थर्ड टर्म, तो ये क्या है 2d, यानी जो d के साथ कोफिशिएंट है वो नंबर ऑफ टर्म से 1 लेस होगा, और a जो है वो सभी में कॉमन है, a ऐड हो रहा है। तो अब आपको यहाँ एक पैटर्न मिल गया, a तो इसमें भी होगा प्लस d भी होगा, लेकिन d का कोफिशिएंट क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है n, तो इससे एक कम, 1 लेस देन दिस, 1 लेस देन दिस नंबर ऑफ टर्म। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका, ये क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया किसका, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी, जिसको हम लोग बाद में और भी डिटेल और भी डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे।
तो यहाँ पर जो मेन पार्ट था कि हम एपी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये एक पार्ट हो गया। तो हम आइडेंटिफाई करने के लिए हम सक्सेसर टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे। आने वाले टर्म को कैसे लिखेंगे, मान लीजिए हमें इसमें फर्दर और टर्म्स फाइंड करना है, तो अभी ये फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म क्या होगा, a5 क्या होगा, माने -3 जो है इसमें फिर हम जो कॉमन डिफरेंस है -2 इसको ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा -5। a6 क्या हो जाएगा, इसके बाद वाला -5 प्लस ऑफ -2, तो ये हो जाएगा -7। तो ऐसे हम आने वाले टर्म्स को, अपकमिंग टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं बाय एडिंग कॉमन डिफरेंस, दैट इज फिक्स नंबर, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। अब फिक्स नंबर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, एपी में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो क्या क्या हैं, ये एक बार सुन लीजिए। फर्स्ट टर्म इंपॉर्टेंट है, डी इंपॉर्टेंट है, ये जो अभी हमने फर्स्ट टर्म डी, और नंबर ऑफ टर्म्स एन। तो यहां तो ये 1 2 3 4 लिखा हुआ है, दिख रहा है, ये जनरल टर्म है, एन मालूम होना चाहिए, माने हम किस टर्म की बात कर रहे हैं, जब हम टर्म्स की बात करेंगे तब। अदरवाइज हमारे पास ए और डी होना चाहिए, ठीक। ए जो है वो डेसिमल में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। ए मे बी एनी रियल नंबर, डी ऑल्सो बी एनी रियल नंबर, ठीक है ना। ए और डी रियल नंबर हो सकते हैं, ए एंड डी आर व्हाट, एनी रियल नंबर, ये रिमेंबर, ये ध्यान रखना है। बट एन, एन क्या होगा, एन ऑलवेज बी अ नेचुरल नंबर, इट विल नाइदर नेगेटिव, माने ये पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, ये डेसिमल में नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होगा, ये इंटीजर होगा, ओके। तो ये अब हम एक्सरसाइज पर जाएंगे और इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ वी कम टू द एक्सरसाइज क्वेश्चन। दिस इज आवर डेली लाइफ क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन मेक्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹50 फॉर द फर्स्ट मीटर and raised by ₹50 for each subsequent meter। तो यहाँ एक वेल जो है वो उसको डिग करना है। अब फर्स्ट मीटर के लिए जो उसका कॉस्ट है वो कितना है, ₹150। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट मीटर के लिए कॉस्ट है, और यहाँ पर फाइंड क्या करना है, फाइंड the cost of digging a well after every meter, after every meter जो टर्म है वो after every meter आपको निकालना है। तो यहाँ पर for first meter for digging for first meter the cost is ₹150। what will be the cost after 2 meter? अब इसका जो नेक्स्ट मीटर है इसके लिए इसका कॉस्ट क्या आ रहा है, इट रेजेस 50 मीटर फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो यहां पर +50 हो गया, तो डिगिंग द सेकेंड मीटर कॉस्ट क्या हो जाएगा, या कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसा लिख लें ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। कॉस्ट ऑफ डिगिंग टू मीटर इज ₹150। अब यहां तक कॉस्ट कितना आ जाएगा, ये 150 था +50, इट बिकम्स ₹200। तो सेकेंड मीटर 2 मीटर्स का डिगिंग का कॉस्ट क्या है, 200 मीटर। देन कॉस्ट ऑफ डिगिंग 3 मीटर्स, अब ये क्या होगा, ये 2 मीटर अप टू 2 मीटर कॉस्ट इज 200, सो इट इज 200 प्लस 50, it becomes 250 rupees. So what we are getting here,
the term are increasing by 50 each meter of digging. So the sequence is in which form? 150, 200, 250 and so on. So this situation is in AP. तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को देख के फाइंड कर सकते हैं. आपको यहाँ क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ डिगिंग आफ्टर एवरी मीटर. तो फर्स्ट मीटर के बाद कॉस्ट क्या है, सेकेंड मीटर के बाद टोटल कॉस्ट क्या होगी, थर्ड मीटर के बाद क्या होगी, फोर्थ मीटर के बाद. इस तरीके से आपने ये निकाल लिया. अब ऐसे और भी क्वेश्चन हैं वर्ड प्रॉब्लम में, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट वाले हैं. तो इंटरेस्ट के लिए भी बन सकता है, अमाउंट के लिए भी बन सकता है. तो जो आपने प्रीवियस फॉर्मूले पढ़े हुए हैं उनको लेके आप अमाउंट निकालेंगे या इंटरेस्ट निकालेंगे और उसको फिर आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर और उसको देखेंगे कि क्या वो एपी में है या नहीं है. ऐसे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे. नाउ हियर वी टेक द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 5.1. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज if they form an AP? Find the common difference D and write 3 more terms. Write 3 more terms if they are in AP. So the first question is the series is given 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222. इस तरीके से ये एक सीक्वेंस है. अभी हमको मालूम नहीं कि ये AP है कि नहीं है. तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? Here we write A1 माने ये फर्स्ट टर्म क्या है? 0.2. A2 क्या है? 0.22. A3 क्या है? 0.222 and A4 0.2222. These are the terms. Okay. अब हम यहाँ पर ये इनका सक्सेसर टर्म्स का डिफरेंस देखेंगे कि डिफरेंस क्या आ रहा है. हमें फाइंड करना पड़ेगा डिफरेंस. तो A2 माइनस A1. Now A2 minus A1. What is A2? 0.22 minus 0.2. जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 0.02. This is the difference. 0.22 minus 0.2. Okay. A3 minus A2. थर्ड टर्म का सेकेंड से डिफरेंस फाइंड करेंगे. तो थर्ड टर्म क्या है? 0.222 माइनस 0.22. यहाँ पर डिफरेंस कितना आ जाएगा? देखिए 0.002. ये 0.22 यहाँ लास्ट में 0 आ जाएगा जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो ये आ गया 0.002. अब यहाँ पर ही इन दोनों को देखने से ही आपको लग रहा है कि ये डिफरेंस सेम आ रहा है? नहीं आ रहा. तो आप यही डिसाइड हो गया कि ये एपी नहीं होगा. यहां पर ही डिसाइड हो गया. सो हियर A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2. So given sequence that is 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 is not an AP. Okay. Now we come to the next question. Under root 2, under root 8, under root 18, under root 32. तो ये जो नंबर्स हैं इनिशियली देखने में कई बार हम लोग कह देते हैं कि ये इरेशनल है इसलिए ये एपी में नहीं होंगे. बट ऐसा नहीं करना है. हमको क्या करना है? ये जो टर्म्स हैं इनको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के भी देखना है. तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा? देखिए √2. अब अंडर रूट 8 क्या है? व्हाट इज अंडर रूट 8? अंडर रूट 8 कैन बी रिटन एज अंडर रूट 4 into 2. Under root 18 is 9 into 2. Under root 32 is 16 into 2. Like this. और ये हो जाएगा अंडर रूट 2. Under root of 4 is 2. So it becomes 2 root 2. Here under root of 9, 3 under root 2. यहाँ 16 का अंडर रूट 4 होगा तो ये 4 root 2 आएगा.
इस तरीके से ये जो सीक्वेंस हमारे पास था वो एक्चुअल में ये है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है उसका, ये जो टर्म्स थे उनका सिंपलेस्ट फॉर्म ये है। अब यहाँ पर आप देखिए, हियर a1 क्या है, फर्स्ट टर्म अंडर रूट 2, a2 क्या है 2 इंटू अंडर रूट 2, a3 क्या है 3 इंटू अंडर रूट 2 एंड a4 क्या है 4 इंटू अंडर रूट 2। अब यहाँ देखिए डिफरेंस निकालना है। नाउ a2 minus a1 is 2 into under root 2 minus under root 2, it gives under root 2. a3 minus a2 is 3 under root 2 minus 2 under root 2 gives under root 2. 3 root 2 minus 2 root 2. a4 minus a3, 4 root 2 minus 3 root 2 is again under root 2. So what we are getting here, since a2 minus a1 is same as a3 minus a2 is same as a4 minus a3, which is under root 2. All difference of successor terms are equal. So this forms an AP. So common difference क्या हो गया? Common difference D is under root 2. ये जो common difference है, and it forms an AP. So sequence forms an AP. इसको पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिफरेंस सेम आ रहा है, माने इट फॉर्म्स एन AP. ओके, नाउ इफ इट फॉर्म्स एन AP, राइट 3 मोर टर्म्स. तो ये A4 लिखा हुआ है, A5 क्या हो जाएगा, फिफ्थ टर्म क्या होगा, A4 4 root 2 plus this difference root 2, so it is 5 root 2. A6 5 under root 2, fourth A4 plus D that is under root 2. क्लियर हो गया? ये A4 है, A4 plus D, A5 plus D, A6 मिलेगा, that is 6 under root 2, and A7 is 6 under root 2 plus under root 2, that is 7 under root 2. So these are the 3 more terms of this AP. तो AP फाइंड चेक करने के लिए कि जो सीक्वेंस है वो AP है कि नहीं है, आपको सक्सेसर टर्म्स का डिफरेंस निकालना है. यदि वो सेम आ रहा है तो वो AP होगा, और यदि नहीं आ रहा तो वो AP नहीं होगा. यदि AP है तो आप और भी टर्म्स निकाल सकते हैं. तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उनमें मेनली आपको सीक्वेंस को फाइंड करना है कि वेदर इट इज एन AP और नॉट, या वर्ड प्रॉब्लम है उनमें आपको देखना है कि वो AP फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. फिर कई बार आपको A और D दिया हुआ है, यदि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया है तो हम वो सीक्वेंस निकाल सकते हैं, सीरीज AP बना सकते हैं बाय एडिंग कॉमन डिफरेंस टू प्रीसीडिंग टर्म, गेट द सक्सेसर टर्म्स. तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में है. आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, इनको आप कर लीजिए.